नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सी अफवाहों से आप दूर रहे। साथ ही देश और दुनिया के सबसे नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ लेकर आते हैं हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी की। पिछले कुछ दिनों में प्लाज्मा थेरेपी पर बहुत चर्चा हुई है और ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि करीब एक सेंचुरी यानी कि 100 साल से इस्तेमाल की जा रही है। इसका इस्तेमाल फ्लू और मीजल्स जैसी बीमारियां जब उनकी वैक्सीन नहीं थी उस वक्त भी किया गया। ये एक तरह से कोई भी नई बीमारी आती है तो उसको कहीं ना कहीं उसको दूर रखने के लिए या उसके इलाज के लिए इस्तेमाल लगातार की गई है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ये हर बार काम नहीं करती है। लेकिन क्या इस बार प्लाज्मा थेरेपी काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडीज ली जाती हैं। जो शख्स पहले ही कोविड-19 से बीमार होकर ठीक हो चुका हो उससे प्लाज्मा लिया जाता है जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं और बीमार शख्स के अंदर इसको डाला जाता है। माना यह जाता है कि इससे मदद मिलती है बीमार शख्स को बीमारी से लड़ने के लिए। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी पहले कहा कि इससे मौत के आंकड़े को कम करने में कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। एम्स में जो ट्रायल चल रही है अगर हम उस पर नजर डालें तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें यह देखने को मिला है कि जो 30 कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया उसके बाद ये देखा गया कि मृत्यु दर पर कोई स्पष्ट तौर का असर नहीं दिखा है। कमी के लिहाज से आप देखें तो जो एक समूह है उसको प्लाज्मा थेरेपी के साथ दूसरे इलाज भी दिए गए और दूसरे समूह को बिना प्लाज्मा थेरेपी के सिर्फ दूसरे इलाज दिए गए। अब दोनों ही मामलों में बराबर मौतें सामने आई। हालत में ज्यादा सुधार नहीं दिखा, ये एम्स की ट्रायल कहती है। बीमारी के शुरुआती दौर में ही अकेले प्लाज्मा थेरेपी बेहतर मानी जा रही है एम्स की ट्रायल के मुताबिक। और उनका कहना है कि कुछ विशेष लक्षण वाले मरीजों यानी कि कोई सबसेट है मरीजों का जिनको शायद प्लाज्मा से फायदा हो सकता है, लेकिन ये कौन से मरीज हैं ये अभी तक साफ नहीं है। वहीं आप इससे विपरीत प्लाज्मा थेरेपी पर जो ट्रायल अमेरिका के मेयो क्लिनिक में हुई है उसके मुताबिक 3 दिन के अंदर प्लाज्मा थेरेपी देने से लोगों में मौत का आंकड़ा कम हुआ है। हाई लेवल एंटीबॉडी यानी जिसमें एंटीबॉडी का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वैसे प्लाज्मा को देने से मौतें कम हुई हैं। जिन लोगों को कम एंटीबॉडी वाला प्लाज्मा दिया गया उसमें 10% मौतें ज्यादा दर्ज की गई। लेकिन फिर भी अमेरिका में भी विशेषज्ञ अभी सावधान रहने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये पूरा प्रूफ नहीं है, ये पूरा प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत भर है। तो ये पूरी जो स्टडी की गई है इसके बाद अमेरिका में किस तरह के नतीजे आ रहे हैं इसके बारे में हमने सचिन गोयल से बात की जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में। This is an active, field. दूसरी दवाओं की तरह ही यह भी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन का क्षेत्र है। जब आप कुछ स्टडी करते हैं तब सबसे पहली चीज सुरक्षा होती है। प्लाज्मा को लेकर भी ऐसा ही है। पहली बात जो आपके दिमाग में आती है वो है कि क्या यह इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। शुरुआती स्टडी में मरीजों के एक छोटे समूह में इसके सुरक्षित होने की बात सामने आई। मरीजों के बड़े समूह में सुरक्षा और इसका असर दूसरी वह चीज है जिस पर नजर होती है। इसलिए सेफ्टी डेटा की स्टडी की जा रही है और अब तक यह थेरेपी इस मानक पर खरा उतरती है। मेरे पढ़े और सुने फैक्ट्स के आधार पर यह जानकारी है। इसका असर भी आशा के अनुरूप है। अमेरिका में भी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत तरह की बातें चल रही हैं। कुछ तथ्यों की गहन स्टडी की जा रही है और निकट भविष्य में हमें कुछ देखने को मिल सकता है। तो इतना तो साफ है कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के और गहन अध्ययन करना जरूरी है। लेकिन अब तक जो हुआ है उसके मुताबिक क्या लगता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा मौजूद हैं जो कि ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के, और साथ ही में डॉक्टर अंजन त्रिखा भी हैं जो कि चेयरमैन ऑफ क्लिनिकल मैनेजरियल ग्रुप कोविड सेंटर हैं एम्स के। डॉक्टर्स हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर त्रिखा, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जो स्टडीज कह रही हैं इस वक्त इतना तो साफ है कि प्लाज्मा थेरेपी सेफ है, सेफ्टी को लेके कोई सवाल नहीं उठ रहे, लेकिन एफिकेसी यानी कितनी कारगर है इस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। डॉक्टर त्रिखा, आप क्या मानते हैं, आपका एक्सपीरियंस प्लाज्मा थेरेपी पे क्या कहता है? जो हमारा एक्सपीरियंस है प्लाज्मा थेरेपी वो आपने खुद ही बता दिया है, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने आपको बोला है।
स्टडी की थी हमने, उसमें हमें कोई खास बेनिफिट नहीं मिला था। बट जो आपने अभी एक बात कही कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी मिनिमल हो, वो प्लाज्मा के साथ भी होते हैं। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जो HIV, हेपेटाइटिस कुछ भी हो सकता है। हालांकि सारी चीज़ें का देखभाल की जाती है, और अगर कोई ऐसा मरीज हो जो जिसका हार्ट कमज़ोर हो या फेलियर में हो, उसको लंग डैमेज भी हो सकता है और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। जो हम लोगों ने स्टडी की थी और हमने जो इंट्रीम उसका एनालिसिस किया है, उसमें हमें कोई खास फ़ायदा नहीं कहीं लगा है। बट ये सब बोलने के बाद एक और चीज़ का हमें सोचना पड़ता है कि जिन मरीजों को ये चीज़ मिली थी, हमने प्लाज्मा दिया था, उनको बाकी चीज़ें भी मिल रही थी, बाकी मोडेलिटीज़ भी मिल रही थी, बिकॉज प्लाज्मा अभी एक एक्सपेरिमेंटल मोडेलिटी है। ये अगले कुछ महीनों बाद जब पूरी दुनिया का डाटा कोलेक्ट किया जाएगा, जिसमें हजारों मरीज होंगे, उसके बाद ही कुछ पक्का पता चल पाएगा कि प्लाज्मा थेरेपी इफ गिवन अलोन कैन बी यूजफुल और नॉट। जी बिल्कुल। डॉक्टर बुद्धि राजा, मैक्स हॉस्पिटल भी उन हॉस्पिटल्स में था जो सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वालों में से एक थे। मैक्स के जो एक्सपीरियंसेस आप लोगों के रहे हैं, उसके बाद आप लोग प्लाज्मा थेरेपी को डिपेंडेबल मानते हैं कि नहीं? देखिए, बिफोर मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर दूं, मैं एक बार मेयो स्टडी और जो एम्स की स्टडी है उसके बारे में एक थोड़ी टिप्पणी करना चाहूँगा। दोनों स्टडीज में देखा जाए तो थोड़ा सा एक, जैसे मैं क्रिटिक अगर करना चाहूँ तो मेयो स्टडी में क्या है, उसमें कंट्रोल आर्म नहीं था। उसमें सिर्फ वो पेशेंट्स लिए गए जिनको प्लाज्मा दिया गया और बोला गया कि हाई एंटीबॉडीज लेवल हैं तो उनमें मोर्टेलिटी बेनिफिट है। एम्स की स्टडी ने कहा कि जो उन्होंने कंट्रोल और ट्रीटमेंट आर्म में देखा कोई डिफरेंस नहीं देखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ 30 मरीज लिए थे। नाउ कोई भी स्टडी को स्टैटिस्टिकल रेलेवेंस देने के लिए एक सैंपल साइज क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों स्टडीज में, एम्स की स्टडी में सैंपल साइज कम है और जो मेयो की स्टडी है उसमें कंट्रोल आर्म नहीं है। तो अल्टीमेट हमारा ये डिसीजन लेना कि प्लाज्मा थेरेपी यूजफुल है कि नहीं, वो तभी हो पाएगा। अब हमें मालूम है दुनिया के काफ़ी सारे सेंटर्स में प्लाज्मा पे ट्रायल चल रहे हैं, डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो अब हमें ये सारे सेंटर्स का डाटा कलेक्ट करके एक पूल करके, ताकि एक सैंपल साइज हमारा एक्सीड कर जाए जो क्रिटिकल चाहिए उससे ज़्यादा, तभी हम एक इंटरप्रेट कर पाएंगे कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी यूजफुल है और उसका मोर्टेलिटी बेनिफिट कितना है। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ हमारे मैक्स के एक्सपीरियंस पे। नो, मैक्स का जो हमने आज तक हमारे जितने 4-5 हॉस्पिटल जहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये 500 से ऊपर पेशेंट्स को हम प्लाज्मा दे चुके हैं जब से ये आउटब्रेक शुरू हुआ, पिछले आप सोच लीजिए अप्रैल से। ना उसमें शुरू में जो शुरुआत में हमने प्लाज्मा दिया पेशेंट्स को, वो हमने दिया एज अ पार्ट ऑफ स्टडी विच जो हमने DCGI के साथ करी। तो उसमें हमने 50 पेशेंट्स को दिया और 50 कंट्रोल थे। नाउ अनफॉर्चुनेटली अभी मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि उसका ऑफिशियल रिजल्ट क्या रहा है, क्योंकि अभी हमें ये प्रेजेंट करना है डाटा। लेकिन उस सैंपल में हमने कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा। उसके बाद जो हमने पेशेंट्स दिए, हमने 250 पेशेंट्स का एनालिसिस किया और वो अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन प्रोग्रेस है, इन प्रोसेस है। इसलिए मेरे पास अभी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि जैसे जैसे सैंपल साइज, पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, हम क्लियरली डिफरेंस देख रहे हैं। जिन पेशेंट्स को प्लाज्मा मिल रहा है उनमें एक तो डिजीज की सिवियरिटी कम है, नंबर 2 उनको कम पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़ रही है, और डेफिनेटली अगर वेंटिलेटर पे कम लोग जा रहे हैं तो मोर्टेलिटी बेनिफिट होगा। लेकिन इसका क्लियर आंसर देने के लिए अभी हमें कुछ समय का और इंतजार करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज बहुत जरूरी है, हमें ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना कि प्लाज्मा इफेक्टिव है या प्लाज्मा इनइफेक्टिव है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। जैसे कि कहा गया कि जिस डोनर का प्लाज्मा आप लेके पेशेंट को चढ़ा रहे हैं उसमें एंटीबॉडी की मात्रा कितनी है। नाउ पहले ये टेस्ट नहीं किया जाता था क्योंकि वो किट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। अब ये टेस्ट रूटीनली किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि 15 से 20% केसेस जिनका जो डोनेशन के लिए आते हैं उनका तो एंटीबॉडी रिस्पांस इतना कम है कि वो प्लाज्मा की कोई फायदा ही नहीं है। तो 80 का टाइटर अगर हम कट ऑफ लें, 40 का भी ले लें, 40 के ऊपर का कट ऑफ जिसका एंटीबॉडी का है, वो प्लाज्मा अगर हम लेके ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस होने के चांसेस बेटर है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेज पे पेशेंट को दिया जाता है प्लाज्मा। अगर हम अर्ली स्टेज पे देंगे, जब पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है और वो बढ़ती आ रही है, रादर देन कि हम वेट करें कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे चला जाए और तब दें, जितना लेट स्टेज पे देंगे उतना उसका कम रिस्पॉन्स आएगा।
तो ये सारे वेरिएबल्स को देख के, सारा डाटा कलेक्ट करके तभी हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि प्लाज्मा की कितनी इफेक्टिवनेस है। बट अभी तक जो हमें एविडेंस मिल रहा है, इट इज अ ट्रीटमेंट विच शुड बी ट्राइड, विच शुड बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स। और जहां तक इसकी साइड इफेक्ट्स की बात है, वो जो 20,000 की स्टडी हुई है अमेरिका में, उन्होंने लेस देन 1% साइड इफेक्ट बोला था। तो थेरेपी सेफ है, इसका साइड इफेक्ट बहुत मिनिमल है और इफेक्टिवनेस है, लेकिन कितनी है वो अभी स्टडीज के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल। तो जांच और इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है। डॉक्टर त्रिखा, कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनके परिवार वाले प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, क्योंकि इतनी कवरेज हो चुकी है, क्या ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है डॉक्टरों के सामने कि वो उसको एक रामबाण की तरह लेने लगते हैं और आप डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है प्लाज्मा देने के लिए मरीजों को। हम पेपर में एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि प्लाज्मा बैंक खुल गए हैं, वहाँ से प्लाज्मा मुफ्त मिल गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बैंक खुल गया है, मुफ्त मिल रहा है, मरीजों को भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ रही है। बट ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, ये रामबाण नहीं है, ये एक वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मोडेलिटी है। जैसे बाकी हैं उसके मुताबिक ही दिया हम देते हैं, बट प्रेशर तो होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मरीज़ के रिश्तेदार 3-4 डोनर ले आते हैं। पहले सब डोनर तो प्लाज्मा दे देते थे, अब हम उनकी एंटीबॉडीज चेक करते हैं। फिर उनको समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं होगा कि प्लाज्मा दे दिया जाएगा तो मरीज़ बच जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और अब तो और भी रिसर्च आ रही है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज के अलावा जो बॉडी में बाकी टी सेल्स होते हैं उनका भी होना ज़रूरी है। वो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कितना लड़ने की क्षमता रखते हैं वो भी स्टडी किया जा रहा है। सो एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें प्लाज्मा देना एक मोडेलिटी है। हम हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज़ हम नई चीज़ें सीख रहे हैं। एक नई बीमारी है, हम धीरे धीरे और इसके बारे में समझ रहे हैं। सो हम प्लाज्मा के बारे में भी और 3-4 महीने में जब ज़्यादा नंबर हो जाएंगे हम कुछ कह पाएंगे। बट तब तक हमें ये बोलना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर बुद्धि राजा ने बोला, ये एक मोडेलिटी है, ये ट्राई की जा सकती है, कंपैरेटिवली सेफ है, बट ये रामबाण नहीं है। बिल्कुल, और लोगों के लिए ये समझना बहुत अहम हो जाता है कि ये रामबाण नहीं है। इसलिए जब डॉक्टर के पास अपने प्रियजन को लेकर जाएं तो इसको लेकर के अपने डॉक्टर के ऊपर प्रेशर ना बनाएं। वही सही आदमी है जो ये जज कर सकता है कि आपके मरीज के लिए क्या इलाज सही है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। डॉक्टर अंजन, आप कहीं मत जाइएगा, कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब आपने देने हैं। डॉक्टर बुद्धि राजा, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहला व्यूअर क्वेश्चन जो हमें हमारे व्यूअर्स ने भेजा है वो ले लेते हैं। डॉक्टर अंजन त्रिखा, इस वक्त काजल सचदेवा का सवाल सुन लीजिए। नमस्कार, घर की सफाई के लिए हमें कौन से क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, और जो नॉर्मल अप्लायंस या ग्लास टॉप क्लीनर्स हैं वो कोरोना को मारने में सक्षम हैं? डॉक्टर त्रिखा, जो घर के अप्लायंस हैं, पहले तो जो फर्श है उसमें जो आप नॉर्मल बैक्टीरियासाइडल इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन मिलती हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। और जो टेबल टॉप हैं, ग्लास टॉप्स हैं, उन पे भी वो सॉल्यूशन का स्प्रे करते रहिए। अब ये आप हमेशा याद रखें कि ये बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि 70 घंटे तक ये वायरस जिंदा रह सकता है। ये बेसिकली बहुत सारे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो इस पे आपको अनड्यू महत्व नहीं देना है। आपको साफ सफाई रखनी है, बट बेसिकली चीज़ वही है, आपको हाथ धोना है, हाथ बार बार धोना है, 20 से 30 सेकेंड के लिए धोना है। और अब हाथ को बिना हाथ को धोए मुंह पे, आंख पे और नाक के अंदर नहीं लगाना है। बाकी की सफाई जैसे आप कर रहे हैं और जो कमर्शियली अवेलेबल हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है वो आप इस्तेमाल कीजिए, उससे ज़रूर फायदा होगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो कि हमें मनदीप बिंद्रा ने भेजा है अमृतसर से। मैं मनदीप बिंद्रा अमृतसर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी मेड घर पे काम के लिए लौटना चाहती है, उसके लिए हम किन बातों का ध्यान रखें? डॉक्टर त्रिखा। हाँ जी, बताएं। मुझे आवाज़ नहीं आई, सवाल समझ नहीं आया जी। सवाल जो है वो बेसिकली ये माफ़ कीजिएगा, हम आपको एक और बार सुना देते हैं ताकि हमारे व्यूअर ने जो सवाल पूछा है वो आपको पता चल जाए। अमृतसर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी मेड घर पे काम के लिए लौटना चाहती है, उसके लिए हम किन बातों का ध्यान रखें? मेड्स घर पर अगर आए तो क्या करें? ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, शायद ये आपके घर में भी है और मेरे घर में भी है। हाँ, हिंदुस्तान में हम मेड्स को रखते हैं, हमारे हेल्प आते हैं। कई मेड्स तो छोड़ के गांव चले गए थे या अपने शहर चले गए थे, अब वो वापस आना चाहते हैं।
आपको एक बेसिक ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब वो वापस आए तो अगर पॉसिबल हो तो उनको क्वारंटाइन में रहने दें, सो दैट 14 दिन के क्वारंटाइन में अगर उनको बीमारी के लक्षण होंगे तो वो पता चल जाएंगे। ऐसे बहुत सारा प्रेशर पड़ता है कि इनका हम टेस्ट करा लेते हैं, एंटीजन टेस्ट करा लेते हैं, RT-PCR करा लेते हैं, लोग वो भी करा रहे हैं। बट सबसे सीधा आसान समाधान है कि अगर आप इनको 14 दिन क्वारंटाइन में रख सकते हैं कि इनको अपने घर में रखिए, आप इनकी सेवा कीजिए 14 दिन, सो दैट 14 दिन में अगर बुखार होना होगा, लक्षण आने होंगे तो आ जाएंगे, उसके बाद आप इनको घर में रहने दीजिए। अगर आप कोई एंटीजन टेस्ट करते हैं इनका तो वो बताता है कि आज उनको ये इन्फेक्शन नहीं है। हर टेस्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव होते हैं। बट अगर ये दोबारा घर जाएंगे, दोबारा घर से आएंगे तो तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके घर में ही मेड रहती है वो आ जाए और उसको क्वारंटाइन में रखें। अगर हर रोज बाहर से आती है तो वो वापस आना शुरू करें, उसको बोल दीजिए कि अगर बुखार है तो आपके पास नहीं आएंगी, अगर फ्लू के सिम्टम है तो नहीं आएंगी। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे लोग ये छुपाते नहीं हैं, हमने देखा है। अगर आप अपनी मेड को ये तसल्ली देंगे कि अगर आपको बुखार है आप मत आइएगा, बट हम आपकी तनख्वाह नहीं रोकेंगे, हम आपके पैसे नहीं रोकेंगे, तो वो फिर आपको बता देंगे। नहीं तो लोग क्रोसिन की गोली, पैरासिटामोल की गोली खा के आते रहेंगे और वो इन्फेक्टेड होंगे तो इन्फेक्ट करेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने डॉक्टर साहब। हम उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा इससे पहुंचेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन सी अफवाहें हैं जिससे बचना आपके लिए जरूरी हो जाता है, और साथ ही में करेंगे एक कोरोना योद्धा को सलाम जो कि 98 साल के हैं। चलिए अब वक्त है उन लोगों को सलाम करने का जो कि लगातार या तो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रहे हैं या खुद कोविड से लड़कर खतरा जूझ करके अब बाहर आए हैं। ऐसे ही कोरोना योद्धा हैं आज के रिटायर्ड नौसैनिक रामू लक्ष्मण सकपाल। इनके जज्बे को सलाम हम कर रहे हैं। इन्होंने 98 साल की उम्र में कोरोना को हरा दिया है। सकपाल को कुछ हफ्ते पहले संक्रमण हुआ था, निमोनिया की शिकायत हो गई। उसके बाद उन्हें अश्विन जहाज पर बने अस्पताल में भर्ती कराया गया जो कि नेवी का है, और कुछ दिनों तक गंभीर हालत में वो बने रहे। बाद में उन्हें वो ठीक हुए और घर लौटे, और उस वक्त आप देख सकते हैं कि उन्हें सलाम करने के लिए वहाँ डॉक्टर और नौसेना के अफसर मौजूद थे। और चलिए जाते जाते आपको कुछ खास आंकड़े दिखा देते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जैसे जैसे कोरोना फैल रहा है हमारे देश में, उसके फैलने की जो रफ्तार है वो अब थोड़ी धीमी होती नजर आ रही है। हालांकि अभी भी दुनिया भर में हमारी रफ्तार सबसे ज्यादा है। ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज जब 57,981 केस सामने आए हैं, न्यू केसेस, फ्रेश केसेस, तो हमारे फैलाव की जो दर है, बढ़ने की दर है, वो 2.2% पर आ गई है, जो एक हफ्ते पहले 2.9% थी। हालांकि एक हफ्ता पहले 62,000 मामले सामने आए थे। यही दर 3% थी 3 हफ्ते पहले, और 4 हफ्ते पहले ये 3.8% थी। तो लगातार उसमें गिरावट देखी जा रही है। तो एक और कंपैरिजन जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो भारत और अमेरिका के बीच की है। अब आप ये देख सकते हैं कि भारत में किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसका ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। ये 11 मार्च जब पहली मौत हुई थी उसके बाद का है, और ये अमेरिका का ग्राफ है। जब इन दोनों ग्राफ्स को हम एक साथ देखते हैं उससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका में कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। अगर वक्त पे उसे रोक लेते तो शायद ये हाल दोबारा ना होता। और भारत में लंबे वक्त तक जो एहतियात बरती गई, लॉकडाउन हुआ, उसका भी असर देखा गया। और अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि भारत में ये आंकड़ा जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि कर्व जो है वो फ्लैट हो जाएगी, मामले और ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ग्रोथ रेट कंट्रोल में रहेगा। अब हम बात करते हैं मृत्यु दर की। आखिर ये फेटेलिटी रेट होता क्या है? अगर आप नंबर ऑफ डेथ्स को देखें वो जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर घट रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? अगर आपको अटपटा लगता है तो ये सिंपल सी बात है। मृत्यु दर दरअसल
टोटल केसेस के हिसाब से देखा जाता है। तो भले ही मृत्यु बढ़ रही है, नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर उसके कंपैरिजन में कम हो गया है। तो अगर आप आज का मृत्यु दर देखें जो कि 1.9% है, वो पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले या फिर 4 हफ्ते पहले से भी आप कंपेयर कर लें तो कम हो चुका है। 4 हफ्ते पहले ये 2.5% था। तो एक बात साफ है कि मृत्यु दर जो कि कुल मौतों का आंकड़ा है कुल मामलों में से निकाल करके, तो आप उससे ये एक बात कह सकते हैं कि इस वक्त मृत्यु दर घट रहा है। जो कि ये 2 आंकड़े मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं आपको बताने के लिए कि शायद इतना बुरा नहीं है अगर आपको बार बार देखने को मिलता है कि आंकड़े बढ़ गए, नंबर बढ़ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल भी हो रहे हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।